था वो टॉपिक था भारत में 1885 से लेकर 1919 तक का राष्ट्रीय आंदोलन। मोटी मोटी घटनाओं पे मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बारीकियां आपको पढ़नी है। और हमने जो थोड़ी सी उस दिन बात करी, यहाँ से बात आगे बढ़ाई थी, ऊपरी ऊपरी बात, और जिस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था कांग्रेस के बनने का औचित्य का, कांग्रेस के बनने का फायदा किसको किसको कितना हुआ उस समय, वो जरूरी है। किसने किस स्वार्थ से प्रेरित होकर कांग्रेस जैसे संस्था के बनने में सहयोग किया। अगर देखो पेपर में बहुत बार प्रश्न आया है, बनाने वाला तो एलन एस्टोवियन ह्यूम था, उस समय वायसराय डफरिन था, और उस समय जो पहला इसका अध्यक्ष बना WC बनर्जी था। लेकिन एक मोटी सी बात हमने की कि 20 सालों का जो युग था, कांग्रेस जो 20 साल चली, उन शुरुआती 20 सालों को एक नाम दिया गया मॉडरेट युग या उदारवादी युग। सवाल ये प्रश्न में वो यूं रखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवादी युग का नेता नहीं है? तो फिर बात तो कांग्रेस से ही जुड़ी है, पर बात मुश्किल हो सकती है। तो ध्यान रहे, कुछ एक लोगों का नाम उस जमाने में बहुत प्रसिद्ध था, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जिन्हें कहते हो, उसके अलावा भी कुछ एक नाम वो पूछ सकता है। लेकिन ध्यान रहे वो नाम किस एरिया में ही होने चाहिए, अगर वो ये पूछ ले, क्योंकि उदारवादी युग तो यही है। लेकिन इसके साथ एक बात और क्लियर कर लेना कि 1905 की घटना के बाद उदारवादियों का युग खत्म नहीं हो गया, उदारवादी कांग्रेस से लुप्त नहीं हो गए, पर कांग्रेस एक अखाड़ा बन गई उग्रवादियों का, या यूं कहूं गर्म दल का और नरम दल की विचारधाराओं का। उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते रहे। और हम क्या पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, एक लाइन मतलब एक ट्रेडिशन है, हम उससे आगे पीछे नहीं बढ़ते। सवाल ये, आपने आप तक उसको जोड़ा ही नहीं होगा आज तक कि कांग्रेस 1905 के बाद राजनीति का अखाड़ा कैसे बनी। उसमें फूट केवल सूरत में ही नहीं पड़ी, उसमें फूट पड़ने के लिए एक बात और भी जिम्मेदार थी कि मुस्लिम लीग भी 1906 में बन गई। वो चल तो बराबर रही थी, पर उसकी गतिविधियां भी किसको प्रभावित कर रही थी? कांग्रेस को, क्योंकि मुस्लिम उसमें भी थे, मुस्लिम इसमें भी थे। उनके स्वार्थ कुछ अलग थे, उनके स्वार्थ कुछ अलग थे। अब उसी बात को कर रहा हूं, 1885 में जो कांग्रेस बनी, तो हमने उस दिन इतनी बात कर ली थी कि ये युग क्यों, एक टाइम क्या है 1905 जिसको आप कहते हो बंगाल विभाजन। पहले तो मैं एक सीधी घटना बता रहा हूं, उग्रवादियों को बीच में से बाहर करूंगा, वो एक लाइन अलग ही बताऊंगा पूरी। 1897 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, 8 में क्या हुआ, 9 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, वो क्रांतिकारी घटना है। पहले ये बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। फिर कह रहा हूं मैं तथ्य नहीं, थीम पे बात करूंगा, क्यों हुआ। सवाल ये है, आपको जो पढ़ाया जाता है किताबों में वही कि लॉर्ड कर्जन ने एक वक्तव्य दिया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, उसमें बिहार भी शामिल था, उसमें उड़ीसा भी शामिल था, कि इसको इसलिए अलग कर रहे हैं कि इसका प्रशासन चलाना बहुत ही मुश्किल है। विभिन्न भाषा भाषी लोग, विभिन्न कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए प्रशासन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसके टुकड़े कर दिए गए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और वो नींव जो रखी गई वो बाद में किसकी मांग का हिस्सा भी बनी? पाकिस्तान, और वो बना भी। बाद में वो बांग्लादेश बन गया। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता, जो हमारी तरफ रहा। तो उसने जब ये किया तो हमारे बहुत से प्रबुद्ध जो क्रांतिकारी थे वो इस बात को समझ गए कि कुटिल चाल है किसकी, कर्जन की। क्या कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा है? बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों के लिए नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? हिंदू और मुसलमानों को अलग कर। हम अभी तक यही लाइन पढ़ रहे हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ 19 जुलाई 1905 को, जिस दिन इसकी घोषणा हुई बंगाल विभाजन की। सवाल यह है, हमारे दिमाग में तो एक ही सवाल आता है कि पूर्वी अलग और पश्चिमी अलग, जिसमें हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। एक बात और जोड़ लेना, अब इसमें सबसे ज्यादा असंतुष्ट कौन थे, हिंदू या मुस्लिम? नहीं, सबसे ज्यादा असंतुष्ट जो लोग हुए वो ये थे, जो ना तो उधर ना इधर, बंगाली थे, वो बंगाल के थे। सवाल ये हो गया, मुस्लिम अलग हुए, वो बहुसंख्यक हो गए उसमें, इधर हिंदू अलग हुए तो बहुसंख्यक कौन हो गए? हिंदू। जो मूल प्रजाति वहां की बंगाली, अब वो अल्पसंख्यक हो गए। देखिए क्या विडंबना हुई, जो बड़े समय से वहां रह रहे थे बंगाली, जिनकी संख्या पूरे बंगाल में तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से ही ज्यादा थी, अब बंटने से दोनों ही जगहों पर वो क्या हो गए? वो अल्पसंख्यक हो गए। तो ये मामला खराब हो गया, इसके खिलाफ विरोध हुआ।
इसके खिलाफ विरोध जो हुआ वो इस दिन हुआ, 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत विशाल सभा हुई। किसके विरोध की? बंगाल के विभाजन के। सवाल ये, विभाजन के विरोध में वहां सभा हुई। सभा में हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वहां उस समय बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे। अब बात ये कि उस समय वहां पर जो हुआ, उस दिन राखी दिवस मनाया गया। कहां पर? कलकत्ता के टाउन हॉल में। और एक गीत गाया गया, आमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा और वो किसी जमाने में तो बंगाल के लिए गाया गया, आज वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत हो गया। यहाँ एक आग भड़की और उस आग का मूल मुद्दा था स्वदेश, स्वदेशी। स्वदेशी बना हुआ पहनो और विदेशी बने हुए को न केवल मना करो, जला दो। अब मामला खराब हो गया। आंदोलन का नाम तो क्या हुआ जो इन्होंने यहां रखा? स्वदेशी आंदोलन। अब एक प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की नींव किस घटना से पड़ी? बंगाल विभाजन। दूसरी बात ये, स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने के लिए कुछ परिस्थितियां और भी बनी। 19 जुलाई को जिस दिन ये घोषणा हुई थी 1905 में, और जिसकी 16 अक्टूबर को परिणति हो गई, बंगाल विभाजन लागू हो गया। ये ध्यान रखें। ये प्रश्न अभी पीछे कंपटीशन में आया, वो कैसे आया वो भी बता रहा हूं। 16 अक्टूबर का दिन किस बात के लिए जाना जाता है? बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। सवाल ये, और फिर आंदोलन जो चला स्वदेशी, 16 अक्टूबर का दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये प्रश्न पेपर में आया था अभी पीछे पंजाब में किसी बात पे, मुझे भी याद नहीं। तो 16 अक्टूबर का दिन शोक दिवस के रूप में बंगाल में प्रसिद्ध हुआ। और 16 अक्टूबर का दिन ही क्या लागू हुआ था निर्णय? बंगाल के विभाजन का। और फिर ये घटना, एक आंदोलन चलाया गया भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा, स्वदेशी। इवन औरतों ने विदेशी चूड़ियां भी पहननी बंद कर दी। विदेशों में बना हुआ कुछ भी पहनना बंद ही किया, लोगों ने उसको आग लगानी शुरू कर दी। अब कई घटनाएं एक साथ चलेंगी, थोड़ा समझना उसमें। ये साल हो गया अब 1900। अब ये घटना देखो, हमने ये पढ़ना है 6, 7, 3 सालों में बहुत कुछ है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 19 जुलाई 16 अक्टूबर को लागू हो गया। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ और इस आग को यहां भी पहुंचाया गया 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन में। और हमने उस दिन ये बात तो इतनी करी थी, सूरत की फूट हर बच्चा जानता है जब कांग्रेस के बारे में पढ़ता है। सवाल अब ये है, सूरत की फूट क्यों पड़ी? सबसे पहले इसकी कहानी भी जान लो। ये अधिवेशन सूरत में ही क्यों हुआ? ताप्ती नदी के किनारे। ये अधिवेशन तो नागपुर में होना। ये घटना आपने पढ़ी भी है पर गौर नहीं किया उस पर। कांग्रेस का एक नियम था, जहां अधिवेशन होगा उस एरिया का बंदा वहां पर अध्यक्ष नहीं बनेगा, मेजबान वहां पर अध्यक्ष नहीं बनेगा, मेहमान अध्यक्ष बनेगा। तो गरम दल के लोग किसको अध्यक्ष? तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ये बू पहले से लग गई कांग्रेसियों को, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अब सवाल देखो, अब हुआ ये कहां ठोका गया अधिवेशन? पहले था नागपुर, और वहां हुआ क्या? अब जिसको ले जाकर क्या किया गया? सूरत में। अब यहां ये भी ध्यान रखना, हाँ सही, जहां जो अध्यक्ष बनता था वो वहां का होता था, वहां अधिवेशन होता था। अगर ये नागपुर में होता तो अध्यक्ष बन जाता तिलक। ये सूरत में लाया गया तो अध्यक्ष वो नहीं बना। अब झगड़ा हो गया। अब जो अध्यक्ष बना रास बिहारी घोष, 2 व्यक्ति हैं ये। रास बिहारी बोस अलग है, रास बिहारी घोष अलग है। रास बिहारी बोस को तो कांग्रेस की अध्यक्षता प्राप्त करने का कभी अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। रास बिहारी बोस वो व्यक्ति है जिसने जोरावर सिंह बारहट के साथ मिलकर लॉर्ड हार्डिंग की बग्घी पर बम फेंका। रास बिहारी बोस वो है जिसको आप अपने जीके के सिलेबस में एज ए करेक्टर पढ़ते हो। रास बिहारी बोस वो नहीं है जो यहाँ पढ़ रहे हो। वो तो जापान चला गया, वहीं रहा। सोमा एजो सोमा कुत्सितो की पुत्री से विवाह कर लिया, रामायण का जापानी में अनुवाद किया। वो बहुत बड़ा आदमी था उधर, वो निकल गया वहां, और वहां रहकर उसको जापान का सबसे बड़ा प्राइज भी मिला था, द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, मरने से ठीक पहले। वो व्यक्ति तो वहां चला गया। ये और है रास बिहारी बोस। और वो हिंदुस्तान छोड़ के गया क्यों?
क्योंकि उसने फेंका था बम और उसके ऊपर चला था मुकदमा और वो यहाँ से फरार हो गए। वीर सावरकर जैसे लोग, रास बिहारी घोष जैसे लोग। तो ये है रास बिहारी घोष। सवाल ये, अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में लाला लाजपत राय भी थे, उस अधिवेशन में तिलक भी था। तिलक ने क्या किया? मंच पर चढ़ गया, बिना पूछे जबरदस्ती बोलने लग गया। बोलने लगा किस टॉपिक पे? इस टॉपिक, बंगाल विभाजन पर। बोला, शोर मचा, इसको नीचे उतारो। अब वो नीचे उतरा नहीं, तो लोगों ने जूती उतार ली, कुर्सियां उठा ली, एक दूसरे पे मारनी शुरू कर दी। कांग्रेस एक अखाड़ा बनी उस दिन, उनके औकात पता चली, वो आपस में लड़े, बहुत बुरा हुआ। और किस बात पर लड़े? ऐसा मतलब नहीं कि कांग्रेस बंगाल विभाजन से खुश थी, तो खुश नहीं थी, लेकिन मामला किस पर अड़ा कि इस बंगाल विभाजन का विरोध कैसे किया जाए। बात ध्यान रखना, कांग्रेस के उदारवादी लोग ये चाहते थे कि बंगाल विभाजन का जो विरोध है वो बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए, करो। लेकिन गर्म दल के लोग क्या चाहते थे? इसको बहाना बनाया जाए, चेतना का, जागरूकता का, लड़ाई का, और इसको पूरे भारत में फैलाया। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हुई वर्गों में, और वो आप जानते हो, गर्म दल और नरम दल। लाल, बाल, पाल तीनों निकले वहां से, और इन तीनों में गर्म दल का नेता जो था वो बाल गंगाधर तिलक था, ये भी ध्यान रखना। और जिनकी किताबें द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यास, आर्यों का मूल निवास स्थान, गीता रहस्य जो मांडले जेल में लिखी गई, ये भी याद रखना। जब यहां से निकला तो बाल गंगाधर तिलक पर कांग्रेस से यूं बेइज्जती करवा के निकलते एक मुकदमा और चला। क्या मुकदमा चला कि आप देश में क्या फैला रहे हो, अशांति। किस तरीके से? दो अखबार चलाते, मराठा और केसरी, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी। बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत गड़बड़ हो जाती। मराठा और केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन उसके साथ एक प्रश्न और। 1893, 1895, ये दो प्रश्न बहुत बार पेपरों में आए हुए। ये दो घटनाएं घटी थी, और अब दोबारा इस बात पे थोड़ी चर्चा करूं। मराठा और केसरी, दो अखबार, कौन चला रहा था? बाल गंगाधर तिलक। और इन अखबारों में मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। और उनमें वो क्या करता? गीता के उपदेश लिखता। और याद हो, आपने सबने वो लाइनें कहीं ना कहीं पढ़ी हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने एक बार एक लेख छापा था। वो लेख ये था कि गीता में कृष्ण ने कहा है, अगर धर्म की रक्षा करने में अपने भी सामने आते हैं तो उन्हें मार दो, उसमें शर्म मत करो। और अंग्रेजों ने ये माना। उनके इसी लेख को पढ़ने की वजह से बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, दो भाइयों ने मिस्टर रैंड को गोली मारी थी। यानी कि आप अगर भड़काऊ लेख नहीं लिखते, अशांति नहीं फैलाते, तो ये घटना नहीं होती। और उनके ऊपर चला मुकदमा और उनको भेजा गया मांडले जेल, और वहीं बैठकर उन्होंने किताब लिखी थी गीता रहस्य। तो तिलक को तो उधर भेज दिया गया, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। सवाल ये है, बाहर हो गए, लेकिन बाल गंगाधर तिलक बहुत जल्द ही छूटकर वहां से आ गए। जब आ गए तो फिर जो गतिविधियां बनी उसके साथ तो बाद में आगे बढ़ेंगे। पहले सूरत की फूट, किस टॉपिक को लेकर? बंगाल के विभाजन को। ताप्ती नदी के किनारे रास बिहारी घोष, बोस नहीं। अब बनना कौन चाहता था वहां? तिलक। तिलक का विरोध हुआ, नहीं बना, उसने तमाशा मचा दिया, लड़े, और गर्म दल और नरम दल अलग हो गए। इसी बीच एक साल पहले 30 दिसंबर 1906 को एक मुसलमानों का डेलीगेशन, एक शिष्टमंडल उस समय के वायसराय से मिला, मिंटो। मिंटो कब तक रहा आपको पता है? 1909 का जो अधिनियम आया है उसका भी नाम क्या है? मार्ले मिंटो। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव और मिंटो भारत के गवर्नर या वायसराय। तो अब एक प्रश्न बहुत सीधा है, मैं केवल बोल ही रहा हूं कि मुसलमान जो गए किसके नेतृत्व में? सर आगा खां। एक शिष्टमंडल मिला, और उस समय उनकी मांग एक ही थी, पाकिस्तान मांगने के लिए नहीं गया था, ये ध्यान रखना। पाकिस्तान की मांग उठी पहली बार 40 नहीं 30, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए तो ये उत्तर जानना होगा।
प्रश्न जान लीजिए, पाकिस्तान की मांग उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन? मोहम्मद इकबाल, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना, ना कि चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान मांगने वाला व्यक्ति नहीं है, वो तो पाकिस्तान शब्द देने वाला है। जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक बीए करने वाला 3 साल 32 से 35 के बीच में वो पढ़ा है वहाँ, उसने पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान, तजाकिस्तान, सिंध, इनका एक एक शब्द उठाकर उसने क्या बनाया था? पाकिस्तान। लेकिन याद रहे 1930 में पहली बार जब मोहम्मद इकबाल ने ये कहा था अधिवेशन में बोलते हुए कि मुझे उत्तरी पश्चिमी भारत को एक अलग राज्य के रूप में प्राप्त करना ही मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है, तो उसने दबी जबान में एक घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान क्या चाहते हैं मुस्लिम? एक अलग राज्य। वो नाम पाकिस्तान अभी नहीं लिया गया, वो नाम पाकिस्तान लिया गया 1940 में लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा? जिन्ना, सिकंदर हयात खान, खलीक उज़्मा, 3 लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, अकेला व्यक्ति नहीं है जिन्ना। जिन्ना ने क्या किया? वो मांग रखी थी, उस प्रस्ताव को लिखा किसने था? सिकंदर हयात खान ने लिखा। और जब उसने जिन्ना ने रखा तो उसके प्रस्ताव में हाथ खड़ा करने वाला खलीक उज़्मा, 3 लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, और वो प्रस्ताव फिर प्रस्ताव बना था, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान का प्रस्ताव, लाहौर में 1940 में। तो उसकी नींव रखी गई थी इस वर्ष उस बीमारी की, मुस्लिम लीग। किसके नेतृत्व में गए थे वो मिलने के लिए? सर आगा खां। और देखो उस समय एक ही डिमांड की गई, और देखो वो डिमांड बहुत पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन विधिवत डिमांड रखी गई कि मुसलमानों के लिए चुनाव की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। अब मैं एक दिन एक जीके की क्लास में एक बात किया गया, पृथक निर्वाचक मंडल से क्या तात्पर्य है? देखो, एक तो पृथक निर्वाचक मंडल वो है, चुनाव हुआ, सबने चुनाव में पर्चा भरा और मुसलमान जीत गया, हिंदू जीत गया, ये पृथक निर्वाचक मंडल तो नहीं है। पृथक निर्वाचक मंडल ये भी नहीं है मुसलमानों का एरिया अलग कर दो, जीत तो वहां हिंदू भी सकता है, उस समय तो ऐसे हालात नहीं थे। पृथक निर्वाचक मंडल आज चल रहे हैं थोड़े से उलझे हुई बात में, उस जमाने की तरह नहीं, वही है जैसे कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को, मुसलमानों को खतरा यही था कि हमारे एरिया में भी कांग्रेस के लोग जीत जाते हैं। सवाल ये है क्योंकि उस समय उन कांग्रेस के नेताओं का जादू था, तो उन्होंने कहा भी ये करो कि इन प्रदेशों में दूसरा व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ पाए, चुनाव भी कौन ही लड़े? मुसलमान। तो इसलिए क्या मांगा गया? पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और ये आप सब जानते हो, तुरंत 1909 में वो मांग बाद में स्वीकार कर ली गई। ये बात आप सब पढ़ते हो, 1909 का मतलब है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। हर बंदा पॉलिटिकल में भी पढ़ता है, हिस्ट्री में भी पढ़ता है, लेकिन सवाल ये, जब ये 1909 का पार्लियामेंट सुधार आया था तो लॉर्ड मार्ले जो उस समय भारत के सचिव थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में हम नाग के दांत बीज रहे हैं और इसकी फसल बहुत कड़वी होगी। और वही हुआ, उसकी फसल वास्तव में बहुत कड़वी हुई। तो यहाँ 2-3 घटनाएं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, पर पहले अध्यक्ष उसके कौन बने? 3 नाम। नवाब सलीमुल्लाह खां संस्थापक अध्यक्ष, सर आगा खां स्थायी अध्यक्ष, और जिसने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी नवाब वकार उल मुल्क। 3 लोग जुड़ गए इसके साथ। ध्यान है, बनाने वाला अध्यक्ष सलीमुल्लाह खां, परमानेंट अध्यक्ष बना बाद में सर आगा खां, जिसने बनी और पहली अधिवेशन की अध्यक्षता करी वो रहा वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। 3 लोग हैं, और वैसे उलझने की जरूरत नहीं। पेपर में जब भी ये नाम रखा गया वो, क्योंकि शाब्दिक भेद बहुत नजदीक है, इसलिए वो एक ही नाम रखते हैं, बाकी 3 नाम ही अलग कर देते हैं, और उसमें नाम वकार उल मुल्क का ही आता है। तो ये ध्यान रखना। मुस्लिम लीग बनी, बंगाल विभाजन हुआ, 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी। इन घटनाओं ने एक चीज को जन्म दिया था, और वो था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार ने भारतीयों को तो कुछ दिया नहीं, दे किसको गए? मुसलमानों को, और वो था सांप्रदायिक निर्वाचन। याद रखना, यही प्रश्न यही आ जाएगा इसमें से। अब सवाल ये, अब ये घटनाएं तो घट गई, कांग्रेस के गरम दल के लोग अलग हो गए, लेकिन स्वदेशी आंदोलन तो चल रहा है, वो कामयाब तो नहीं हुआ। लेकिन उस स्वदेशी आंदोलन के कारण अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन रद्द करना,
वो बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ, उस दौरान क्या घटनाएं घटी, बड़े प्रश्न देती है वो। कॉलेज लेक्चर में 2-3 प्रश्न उसमें से आए हुए हैं और वो घटनाएं बिल्कुल सामान्य हैं, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि बहुत हाईलाइट हुई हैं हर कंपटीशन में। देखो 12 दिसंबर 1911, 12/12/11, एक तो ये तारीख याद रखें। इस दिन भारत में इंग्लैंड के सम्राट आए, जॉर्ज पंचम, एकमात्र सम्राट जो भारत में आया उस दौरान, जिस दौरान भारत पर अंग्रेजों का शासन था। जॉर्ज पंचम आया 12/12/11, 12 दिसंबर 1911 को। एक बात याद रखना, जो घटना घटी, बंगाल का विभाजन का हुआ, रद्द हुआ। अब बात ये, पर प्रश्न जो आता है 1 अप्रैल 1912, जिस दिन राजधानी भी बदल दी गई, क्या हो गई, कलकत्ता से हो गई दिल्ली। और जब देखो अब गड़बड़ कहाँ होती है, हम जोड़ नहीं पाते। और एक ये घटना 23/12/1912, 23 दिसंबर 1912 लॉर्ड हार्डिंग की बग्घी पर बम फेंका। तो गौर करो, राजधानी परिवर्तन कब हुआ, लेकिन क्या वो तब आ रहा था? सिर्फ राजधानी परिवर्तन की घोषणा तो यहाँ हुई, वो बदला कब गया राजधानी को, ये तो इतने महीनों तक तो सिर्फ विभाग आते रहे, प्रशासनिक विभाग ट्रांसफर हुए। जब सारी व्यवस्था हो गई तो कौन आ रहा था? वायसराय आ रहा था। और जिस दिन वो आ रहा था तो राजस्थान का इतिहास तो कहता है कि बम फेंकने वाला कौन, जोरावर सिंह बारट। हमारा भारतीय इतिहास कहता है रास बिहारी बोस, लेकिन बम दोनों ने ही नहीं फेंका। बम तो जिसने फेंका बसंत कुमार विश्वास ने फेंका। सवाल ये है, 3 लोग थे, तो योजना बनाने में जोरावर सिंह, रास बिहारी बोस और बम जिसने फेंका बसंत कुमार विश्वास। सवाल ये, बुरके में बसंत कुमारी औरत का वेश बना रखा था। और हुआ क्या, जोरावर सिंह बारट एक साइकिल ली, बसंत कुमार विश्वास को पीछे बैठाया अपनी साइकिल पे, अपनी पत्नी बनाकर। जहां से वो गुजरने वाली थी उसकी बग्घी, जब बग्घी नजदीक आ गई, साइकिल की चैन उतारी, उसको ठीक करने बैठ गया। जैसे ही बग्घी नजदीक आई, बसंत कुमार विश्वास ने अपना काम कर दिया। लेकिन सवाल ये, लॉर्ड हार्डिंग मरा नहीं, बच गया। वो बच गया और उन पर मुकदमा चला, रास बिहारी बोस भाग गया। और आप सब जानते हो आगे बारट परिवार की तो कहानी बहुत लंबी है, मैं यहाँ उस पर नहीं बात कर सकता। जेल हो गई बाद में, जब केसर सिंह बारट हजारीबाग जेल में थे तो उनको प्रताप सिंह के मरने की सूचना भी मिली थी। उसने कहा था फिर क्या हुआ, मात्र देवी की बलिवेदी पर एक और बेटा शहीद हो गया। उसने कोई ये स्टेटमेंट दिया था और कोई हैरानगी नहीं हुई। बारट परिवार ने राजस्थान में सबसे ऊंचा नाम प्राप्त किया है, जो नाम है जोरावर सिंह बारट, केसर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जिन्होंने पूरा परिवार ही फूंक दिया जिस आंदोलन के लिए। तो यहाँ ये घटना घटी है गौर, और इन सब घटनाओं के कारण अब एक चीज आपको जोड़नी है। एक तरफ तो चल रही है अब कांग्रेस, दूसरी तरफ चल रही हैं कुछ गोलियां। कौन चला रहे हैं? वो गरम दल के लोग। देखो गरम दल के लोग तो 3 ही हैं, लाल, बाल और हाथ, लेकिन उनके शिष्य बहुत हो गए। लोग तो चाहते थे ऐसा कोई बंदा उठे और जिनके साथ हम जुड़कर क्रांति कर सकें। और उस क्रांति में किसी जमाने में विजय सिंह पथिक भी शामिल हुए थे और उनको टाटगढ़ जेल में जाना पड़ा। ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड जीके में प्रश्न भी आया। अब बात ये एक फॉर्मेट बना कि कांग्रेस इन दिनों में क्या कर रही है, ये चल रहा है। और कांग्रेस तो क्या कर रही है, जो हो रहा है वो बाहर हो रहा। होम रूल लीग, होम रूल लीग बनाई 2 लोगों ने। किसने? तिलक ने, एनी बेसेंट। मूल कौन था बनाने वाला? पहले तो जरूर तिलक वाली बनी, लेकिन उसमें अगर आएगा होम रूल लीग का जनक तो भारत में तो वही है, एनी बेसेंट। लेकिन बाहर आयरलैंड से प्रेरणा आई थी। आयरलैंड में सबसे पहले बना था एडमंड, जिसका नाम था, जिसने सबसे पहले होम रूल लीग बनाई थी वहां। और उसकी तर्ज पर सबसे पहले कौन लेकर आया हिंदुस्तान में? एनी बेसेंट। लेकिन बनी पहले किसकी? तिलक की। तो किसके प्रयासों से? एनी बेसेंट के प्रयासों से। जब वो माडले जेल से छूट कर आए, 14 में आए, और उन्होंने 16 में, अप्रैल 16 में उन्होंने अपनी होम रूल लीग बनाई। अब देखो
एक होम रूल लीग बनी सितंबर में, एक बनी अप्रैल में। अप्रैल वाली किसके नाम चली? तिलक के। और दूसरी किसके नाम? एनी बेसेंट। तिलक ने जिसको अपना सचिव बनाया, जोसेफ बैप्टिस्टा, जो इनके साथी रहे इसमें बनाने में, जोसेफ बैप्टिस्टा। हर किताब में नाम है। ये प्रश्न हमें बनाना है, केवल ये नहीं पढ़ लेना होम रूल लीग 1916, अप्रैल और सितंबर, बात पूरी नहीं होगी। उनके सचिव, यहीं से बात बनेगी, ये ध्यान रखना। तो इनको जरूर पढ़ना। अब बात ये, इन्हीं दिनों में आपको दो चीजें इकट्ठी पढ़नी है। एक तो आपको ये समझना है, सूरत में कांग्रेस में लड़ाई है, उसको क्या कहते थे? सूरत का विभाजन। लेकिन वापस मेल कहाँ हुआ? और समय था 1900। अब एक चीज हमने अभी छोड़ दी है और अब उसको एंटर करा रहा हूं। बस इसमें समस्या यही है, पात्र घुस जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, समस्या आ जाएगी। देखो, ये साल 1916, इन्हीं दिनों में पहला विश्व युद्ध चल रहा, 1914 में शुरू हुआ। और उस समय गांधी जी की वापसी होती है अफ्रीका से हिंदुस्तान, और वो दिन है 9 जनवरी 1915। लेकिन एक बात यहीं कर दूं, अगर आपसे कोई पूछ ले गांधी जी अफ्रीका से कब चले हिंदुस्तान आने के लिए, 1915, 1914, 1913, 1916? 1915 गलत है, 1914। वो जिस जहाज से आए थे, पानी वाला जहाज, महीना डेढ़ महीना लग गया, और चले तो थे दिसंबर 1914 में, और 9 जनवरी 1915 को वो हिंदुस्तान आ गए। और उसी सफर में उन्होंने एक पुस्तक भी लिख डाली, हिंद स्वराज। ये याद है। अब गांधी जी जब आ गए, तो गांधी जी का जब आना हुआ, कांग्रेस अपने बुरे हालातों से गुजर रही, आपसी झगड़ों में गुजर रही, क्योंकि अब उसके ऊपर हिंदुस्तान में हावी कौन हो रहे थे? गरम दल के लोग। कांग्रेस से निकल गए, लोग इनको चाहते थे, इसलिए कांग्रेस की तरफ लोगों का ध्यान अब कम हो गया। अब हुआ क्या? लेकिन गांधी जी तो कांग्रेस के हालात से भी दुखी, और हिंसा से वो वैसे ही दुखी, क्योंकि देश का माहौल कैसा? क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, और गांधी जी गतिविधियों को पसंद क्रांतिकारी वाली को नहीं करते थे। कांग्रेस अपने पतन की ओर थी, बात ठीक कही थी करजन ने। ऐसे ही दौरान जब गांधी आए, तो उन्होंने नया जीवन फूंक दिया भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, जो हमारे अगले टॉपिक में है कि गांधी जी ने क्या किया। कहने को तो सारा स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ा दूं गांधी जी को, तो वो वहां से भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी इतनी दूर, क्योंकि ये ना चाहकर भी हम सब पढ़ लेंगे, और उस पर समय ज्यादा नहीं लगाया जाना चाहिए। अभी गांधी को हम वहीं पढ़ेंगे। और जीके में सबने गांधी पढ़ा, उन्हें हर क्लास में गांधी के बारे में बहुत सी बातें बारीकी से उसमें रखी हैं। कब जलियांवाला बाग हुआ, क्यों हुआ, क्या ऐसे योग आंदोलन था, क्या उसकी जरूरत थी, वो सारी बात हमने वहां पढ़ी हुई। सवाल ये, एक घटना जरूर गांधी की उस समय पहले घटी, क्योंकि हमारा आंदोलन कहां तक है, और एक घटना इससे पहले घटी। जब गांधी जी हिंदुस्तान में आ गए, प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, तो अंग्रेजों को हमारी मदद की जरूरत तब भी थी। और तब गांधी ने लोगों से एक बात कही कि आप अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। क्यों? अगर ये जीत जाएंगे तो हमें भी क्या दे देंगे? सुशासन, स्वराज। इस चक्कर में उन्होंने लोगों को अपील की कि आप इस सेना में भर्ती, और बहुत लोग हुए भी भर्ती। लेकिन जब अंग्रेज जीत गए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो अंग्रेजों ने गांधी को बहुत बड़ी उपाधि दी, कैसे रे? हिंद। और भारतीयों ने भी दी, अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने वाला दलाल, सार्जेंट। तो ये गांधी जी के आते ही एक निंदा का कारण भी बन गए। जो गांधी भारत में आने के बाद उसका पहला घटनाक्रम क्या था? गांधी जी का पहला घटनाक्रम क्या था? मैं सत्याग्रह नहीं पूछ रहा, और जीके की क्लास में तो बता चुका हूं, हर बैच में हुई है ये बात, एनसीईआरटी में लिखी हुई बात। गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। और उसको इसलिए नहीं बुलाया गया था कि गांधी कोई भारत का नेता है, नहीं, गांधी अफ्रीका में जो करके आया था उसकी इज्जत हुई कि वहां पर वो किस लिए लड़कर आया, रंग भेद की नीति के खिलाफ। इसलिए आम नागरिक से थोड़ा ऊंचा दर्जा देकर उसको विशिष्ट अतिथियों में शामिल कर लिया गया। तब गांधी काला कोट पहने हुए था, तब गांधी जेंटलमैन था। 1921 में खादी पहनी है उसने,
और जब लोग 24 में बेलगांव से अभी अधिवेशन जब हुआ तो एक व्यक्ति ने कहा था, गांधी बाबा खादी तो बहुत महंगी है, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा था कपड़े कम तो किए जा सकते हैं। तो गांधी ने धोती और ऊपर उसने कुछ नहीं पहना। वो घटनाएं तो बहुत बात की हैं। जब वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गया, जब उसकी बोलने की बारी आई, उसने तो आग ही लगा दी और एक ही दिन में अपने भाषण से पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में आ गया। क्या? उसने पढ़ते ही कहा, कहाँ हैं मेरे देश के लोग यहाँ जो अनुपस्थित? आम आदमी कहाँ है यहाँ इस बड़े विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में? ये जो काले चोगे पहने हैं, उनको उन्होंने चोगे नहीं कहा कि ये जो आभूषण आपने पहन रखे हैं ये मेरे देश के सम्मान पर चोट कर रहे हैं। ये कुछ नहीं किया आपने इनको पहनकर, कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। वो तो बड़े बड़े लोगों की बेइज्जती करके मंच से उतर गए। वो लोग तो नाराज हुए ही हुए, लेकिन आम जनता में गांधी जी की जगह बहुत ऊंची हो गई, वो बन गई। तब गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको कहा, आप पहले पूरे भारत का दौरा करें, आप लोगों के विचार जानें कि क्या आपके विचारों के लायक लोग हैं, क्या सत्याग्रह पर काम करने के लिए लोग आपके साथ तैयार हैं, तभी करना। 1 साल पूरा उन्होंने क्या किया? भारत का भ्रमण। और 1915 में नींव रख दी थी जहां उन्होंने साबरमती में आश्रम की। वो घटनाएं तो बाद में बताऊंगा, पर एक बात जोड़ना, जब साबरमती में आश्रम बनाना उन्होंने शुरू किया तो एक व्यक्ति जिन्होंने उनका आश्रम बनाने में बहुत चंदा दिया था, अंबालाल साराभाई। और याद रखना मैं नाम क्यों ले रहा हूं, जब उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में हड़ताल की थी, जेल गए थे, तो उसी व्यक्ति के खिलाफ खड़े थे। किसके? अंबालाल साराभाई के। वो एक फैक्ट्री का मालिक था। और देखिए कैसी विडंबना, वो उसके खिलाफ है और उसकी बहन गांधी जी के साथ, अनुसुईया बेन। तो वो घटनाएं तो वहां रहेंगी। 1918 में ही हुई खैर ये घटना, वो भी बात करेंगे। तो अभी तक तो एक पड़ाव गांधी को तो अलग ही रखेंगे। ये तो एक सीधी सादी घटना जो घटी। अब सवाल ये, हम सब आज तक पढ़ते आए हैं होम रूल लीग कब बनी थी, और लखनऊ में ही कांग्रेस यानी कि जो गरम दल नरम दल में समझौता हो गया, एक और दल भी आया, मुस्लिम लीग। अब सवाल यहां बनाना, मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में जिस बार हिस्सा लिया वो सन 1913, और उसने उस समय एक बात कही थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस देश की 2 आंखें हैं, उस दुल्हन की 2 आंखें हैं। और एक समय आया और उसने एक बात कही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की विचारधाराओं में मेल होना संभव ही नहीं। तो समय के साथ बहुत बदला। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पहली बार कांग्रेस में हिस्सा लिया, और एक बात और, अब बड़ी घटना है कि जब लखनऊ में 1916 में समझौता हुआ, किसके प्रयासों से? सवाल यह है, समझौता तो हो गया, होम रूल लीग भी आ गई, मुस्लिम लीग भी आ गई, गरम दल भी आ गया, नरम दल भी था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से वो समझौता हुआ था। हम सोच भी नहीं सकते कि जिन्ना का नाम उसमें हो सकता है, तब जिन्ना इनका विरोधी नहीं था। और एक बात और, सवाल ये है, जब अंग्रेजों ने उनके पृथक निर्वाचक मंडल को मान लिया तो कांग्रेस ने उन्हें स्वीकार कैसे कर लिया? मुस्लिम लीग को अपने साथ समझौते में कैसे जोड़ लिया? अब सवाल ये, कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को भी स्वीकार कर लिया, और जब वो मांग मान ली गई तो जिन्ना उनके साथ एक मंच पर बैठा, बात की। और अब सवाल ये, जब ये सारे ही लोग एक मंच पर इकट्ठे हो गए, समस्या किसे हो गई? अंग्रेजों को। तो उनकी नीति क्या थी? हिंदू और मुसलमान अलग रहे, तो ये तो इकट्ठे हो गए। ऊपर से विश्व युद्ध चल रहा है, वो 18 में खत्म हुआ। तो जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेजों ने सबसे पहले कुठाराघात किस बात पर किया? इनकी एकता को तोड़ो। और वो एकता टूटी किससे? मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड, सुधार। और उसने जो किया वो तो आगे रहेगी बात अब, पर अभी इतनी, ये समझौता हो गया। ये एक बेसिक घटनाक्रम था। अब कुछ क्रांतिकारी घटनाएं जोड़ते हैं। वो ये 1897 में पहली बार मैंने बात कर दी है, प्लेग के कमिश्नर। भाई प्लेग जब फैलता था तो उसकी देखभाल करने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता था टेम्परेरी, जिसका नाम था मिस्टर रैंड। उनको गोली मारने वाले 2 भाई चापेकर बंधु बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर, फांसी हो गई। आरोप एक बंदे पर और भी लगा, बाल गंगाधर तिलक। किन अखबारों के माध्यम से? मराठा और केसरी। उनको जेल हुई, वो घटना घटी। लेकिन यहाँ एक बात और है, 1899 में
वीर दामोदर सावरकर ने एक संस्था बनाई थी, तब वो 10वीं पास भी नहीं, मित्र मेला, ये याद रखना। वही मित्र मेला संगठन 1904 ईस्वी में किस नाम से जाना गया? अभिनव भारत समाज। ये ध्यान, एक बंदे को लेकर बात उठा रहा हूं। मित्र मेला संगठन बनाया गया वीर सावरकर के द्वारा। महाराष्ट्र से ही चल रहा हूं भी, महाराष्ट्र के लोगों की बात कर रहा हूं। चापेकर बंधु भी कहाँ के? महाराष्ट्र। तिलक भी कहाँ के? महाराष्ट्र के। और सावरकर भी कहाँ के? भागुर गांव, नासिक में पैदा हुए थे। उन्होंने ये काम किया। उसका एक दोस्त था अनंत लक्ष्मण कन्हारे। उस व्यक्ति ने नासिक के जिला कलेक्टर को गोली मारी, जिसका नाम था जैक्सन। अब गोली उसने मारी, मुकदमा 25-26 लोगों पर चल गया और उसमें एक नाम वीर सावरकर का भी था। लेकिन इससे पहले जब यह मुकदमा चला, सावरकर हिंदुस्तान छोड़कर जा चुका था। क्यों जा चुका था? अब इसको जोड़ो। एक व्यक्ति गया था हिंदुस्तान से, श्याम जी कृष्ण वर्मा। कहां से गया? हिंदुस्तान से। और कहां गया? इंग्लैंड। वहां जाकर उसने एक संस्था बनाई, इंडिया हाउस। अब प्रश्न ये नहीं आता इंडिया हाउस किसने बनाया, ध्यान रखना। प्रश्न ये आता है उसने वहां जाकर एक अखबार चलाया, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये है प्रश्न। बड़े कंपटीशन को टटोलना। इंडिया हाउस किसने बनाया? वो भी नहीं। कहां बनाया? लंदन में, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। और एक अखबार निकाला, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जहां से वो क्रांतिकारी विचारों का प्रसार कर रहे थे। और उसने एक घोषणा करी, हिंदुस्तानी लड़के मेरे पास आए, मैं उनको फेलोशिप दूंगा, यहाँ पढ़ने के लिए खर्चा दूंगा। और उसकी पहली फेलोशिप लेने वाला व्यक्ति वीर सावरकर ही था। 1906। 5 में कौन गया? कृष्ण वर्मा। 6 में कौन गया? वीर सावरकर। वीर सावरकर तो निकल गया 6 में। और 1909 में गोली मार दी उसके दोस्त अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन को। जब गोली मारी गई, मुकदमा चलाया गया और ये खबर उसको भी वहां पहुंच गई कि मेरे पे मुकदमा चला है और मुझे गिरफ्तार करने के लिए कभी भी कोई आ सकता है। वो वहां से भागकर पेरिस चला गया। पेरिस चला गया। ठीक उससे 1 साल पहले उसने एक किताब भी लिखी थी लंदन में, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कई जगह यूं भी लिखा मिलता है द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वो किताब लिखी गई 1908 में, छपी इंग्लैंड में, छपी ही नहीं, उस पर बैन हो गया। चोरी छिपे छपी हॉलैंड से। और मैंने एक बार कहा भी था, उसके लेख भारत में आते थे पीक वीक पेपर के नाम से। और 1909 में वो छपकर तैयार हुई हॉलैंड से चोरी छिपे, और पीक वीक पेपर के नाम से वो हिंदुस्तान में छपने लगी। पेरिस में उसको पकड़ा गया। एक जहाज से उसको लाया जा रहा था, जिस जहाज का नाम था SS मोरिया। उस जहाज से छलांग लगा गया, वो हाथ में नहीं आया, लेकिन आखिरकार वो बाद में पकड़ा गया। संक्षिप्त करूं बात, पहला वो केस जिसमें एक अनोखी सजा एक व्यक्ति को मिली, 2 बार आजीवन कारावास। वीर सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास। और 1911 में उसको सजाए काला पानी के तहत अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां आप सीधे भी खड़े नहीं हो सकते। खाना आपको एक वक्त मिलेगा, बैलों की जगह पशु जोते जाएंगे। और वहां पर 1921 तक 10 साल उसने सजाए काला पानी में काटे। और देखिए, मैं बात पूरी कर दूं, जब वो लौट कर आया, हिंदू महासभा के 37वें अधिवेशन का अध्यक्ष भी बना। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात, जब गांधी को गोली मारी गई, किसने? नाथूराम गोडसे ने। तो गिरफ्तार उसके साथ कौन हुआ? वीर सावरकर। द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत उसको तब भी गिरफ्तार किया गया जब लियाकत अली भारत में आया था, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। हुआ क्या, जब गांधी जी मरे, इसलिए उसको पकड़ लिया गया क्योंकि लंगोटी यार था उसका। किसका? वीर सावरकर का। कौन? नाथूराम गोडसे। वो भी किसमें रह चुका था? हिंदू महासभा में। और RSS के दोनों पक्के चेले। उनकी तस्वीरें बिल्कुल साफ थी दोनों की, साथ ही कुर्सियों पर बैठे हुए ग्रुप में। और इसको पकड़ लिया गया। बाद में तो बच गया, क्यों? क्योंकि गोडसे ने सारा इल्जाम अपने सर लिया और उसने सबके सामने गोली मारी थी। और उसने ये कहा, इस योजना में मेरे सिवाय किसी और का हाथ नहीं है। तो बाकी तो बच गए। लेकिन ठीक उसके बाद जब 48 में लियाकत अली खान भारत आए, फिर वीर सावरकर को पकड़ लिया गया। वीर सावरकर को फिर पकड़ लिया गया, फिर छोड़ दिया गया। तो उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ। याद रखना, जब करजन वाइली को 1909 में इंग्लैंड में मोहनलाल धिंगड़ा ने गोली मारी, तो वहां पर एक सम्मेलन बुलाया गया। सर आगा खां वहां भी गए थे।
जब आगा खां वहां गए तो उन्होंने सभा बुलाई और कहा कि ये गलत हुआ, मोहनलाल धिंगड़ा ने गलत किया है, हम इसके प्रति खेद प्रकट करते हैं। तो वीर सावरकर बोला था, मुझे छोड़कर मुझे कोई खेद नहीं है कि उसने उसे अंग्रेज को मार दिया है। तो ये अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते थे। तो वीर सावरकर पकड़े गए, सजा हुई। अनंत लक्ष्मण कन्हारे को भी सजा हुई। 1909 में कर्जन वाइली की हत्या मोहनलाल धिंगड़ा ने कर दी और उधर जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण करकरे ने कर दी। अब घटना आगे बढ़ी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में रीट में भी प्रश्न आया बहुत बड़ा, गदर पत्रिका। सबसे पहले तो गदर पत्रिका निकली, सोहन सिंह भाकना और एक बहुत बड़ा नाम लाला हरदयाल, दो लोग बहुत बड़े जिन्होंने पहले तो पत्रिका निकाली और बाद में एक संस्था भी बना दी जिसका नाम था गदर आंदोलन। वो कहते थे हमारा काम क्या गदर, हमारा नाम क्या गदर, और वो कहते थे हम आपको वेतन देते हैं क्या मृत्यु, हम आपको पेंशन क्या देंगे देश की आजादी। ऐसे ऐसे लेख छापते थे और वो भारत में बिकती थी और वो बाहर से आती थी। तो ये विदेशों में रहकर हो गया काम। ये कुछ क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी और इन घटनाओं ने एक व्यक्ति को आहत किया जिसका नाम था महात्मा गांधी। तो गांधी आहत हुए और इसी आहत होने के चक्कर में एक और घटना घट गई। अब घटना को कुछ इस तरह से पढ़ना है जैसे लिखा है किताबों में, वैसे नहीं। हम सब एक बात पढ़ देते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रोलेट एक्ट आया। नहीं, उनके आने की परिस्थितियां क्या बनी। आप ये सोच लो कि रोलेट कानून था, क्यों आया, किस लिए आया, कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों होती हैं उसकी जांच करने के लिए, जांच करने के लिए। कब हुई क्रांतिकारी गतिविधि, कौन सी क्रांतिकारी गतिविधि, वो भी तो पढ़ना होगा। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा है, देखो जब कभी अव्यवस्था होती है तो शरारती तत्व भी प्रबल हो जाते हैं। जब अंग्रेजों का ध्यान किस ओर था, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, तो देश में बहुत घटनाएं हो गई। छोटी मोटी घटनाएं तो आज तक किताबों में नहीं छपी, किसने किसको गोली मार दी और बहुत से अंग्रेज मर गए। और एक बात ध्यान रखना, एक भारतीय की कीमत, भारतीय की नजर में कुछ हो ना हो, एक अंग्रेज चाहे सामान्य भी मरा, उसकी कीमत अंग्रेजों की नजर में बहुत थी। अब जब मरा, युद्ध खत्म हुआ, तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच करने के लिए एक व्यक्ति को भारत भेजा गया, सर सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट ने आकर यहाँ घुमा फिरा, जांच की, और उसने जो लिखा था उसमें एक लाइन ये भी थी, भारत में कोई पता नहीं लगता कि कौन आदमी क्रांतिकारी है कौन नहीं, सामान्य आदमी भी एक बहुत बड़ा बम हो सकता है। तो उसने तरीका दिया, इनके ऊपर मुकदमा बिना चलाए, जिस पर शक हो उसको गिरफ्तार कर लिया। ये घटना घटी और ये घटना घटी और कानून बन गया और भारतीयों ने इसका विरोध किया, काला कानून कहकर, ब्लैक लॉ, और इसको कहा गया बिना वकील बिना दलील का कानून। और अब आपके दिमाग में जो बात है, इस नियम के तहत दो लोग पकड़े गए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। अब बात को यूं नहीं पढ़ना, अब बात को कुछ यूं पढ़ना है। आपको ये पढ़ना है कि रोलेट एक्ट का विरोध सबसे ज्यादा जहां गरमाया हुआ था वो पंजाब था। पंजाब में इसका बहुत विरोध हुआ, तब पेशावर में भी इसका बहुत विरोध हुआ। अब आप केवल ये पढ़ते हो कि वहां जलियांवाला बाग हुआ, नहीं, प्रश्न ये नहीं आया। प्रश्न ये, रोलेट कानून बना, काला कानून बना, और इस कानून के खिलाफ गांधी जी ने शांतिपूर्वक विरोध भी किया था 6 अप्रैल को हड़ताल करके। प्रश्न ये आता है, रोलेट एक्ट के खिलाफ पहली देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल को हुई और किसने की, गांधी जी ने। आंदोलन के खिलाफ, इस नियम के खिलाफ हड़ताल सफल तो रही, लेकिन जैसे ही हड़ताल सफल रही बाकी काम तो ठीक ठाक निकल गया। पंजाब में 11 तारीख को दंगे हो गए। दंगे कैसे, सिख लोगों ने या क्रांतिकारियों ने बैंकों पर, रेलवे स्टेशनों पर, सरकारी इमारतों पर हमले किए, उन्हें आग लगा दी, उन्हें जला दी। अव्यवस्था फैल गई पूरे पंजाब में, इसकी आज पाकिस्तान जिसे आज कहते हो वहां भी पहुंच गई। पेशावर, रावलपिंडी, वहां भी लोग बहुत हमले कर गए, अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। तो उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, माइकल ओ डायर, उसने वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया, जिसको हम आज की भाषा में कर्फ्यू कहते हैं। कर्फ्यू का मतलब क्या है, आपको सिर्फ सांस ही लेने का अधिकार है, बाहर नहीं निकल सकते आप, 2 लोग एक साथ, गोली मार दी जाएगी। लेकिन उन्होंने गड़बड़ क्या करी, मार्शल लॉ तो लगा दिया, उसकी घोषणा उन्होंने ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं करी, बस थोड़ी थोड़ी दूर बड़ी बड़ी जगहों पर उन्होंने सूचनाएं भिजवा दी। लेकिन क्रांतिकारियों को तो पता था
लेकिन अब हम जो एक गलत बात पढ़ते हैं वो ठीक कर दूं। देखो, जब पढ़े लिखे लोगों को पता है कि वहां पर कर्फ्यू लगा और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू पकड़े गए, चलो आप जो पढ़ते पहले उस पर बात करूं। कौन थे वो लोग? वो होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन की स्वागत समिति के सदस्य थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, दोनों लड़के पंजाब के, उनको छुड़वाने के लिए कोई सभा नहीं हो रही, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण लोग नहीं थे वो। मुकदमे तो बहुत बड़े बड़े लोगों पर पहले भी चल गए। वहां क्या हुआ, 13 अप्रैल का दिन बैसाखी का मेला देखने के लिए आसपास के लोग, औरतें, बच्चे वहां इकट्ठे हो रखे थे, और बिना कोई सूचना दिए माइकल और डायर ने जनरल डायर को आदेश दे दिया, और जनरल डायर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गया, और उसने उतनी गोलियां चलाई कि जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। और उसका बाद का स्टेटमेंट भी था कि मुझे अफसोस रहेगा कि वहां रास्ता छोटा था, वरना मैं वहां पर अपनी तोपें भी ले जाता। और आप में से किसी ने जलियांवाला बाग देखा हो, मैं गया हूं, मैंने देखा भी है। छोटा सा दरवाजा है, जब आप उसके अंदर जाते हैं तो बहुत बड़ा प्रांगण है जहां वो स्मारक बना हुआ है, जो हम छोटी क्लासों की किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन उससे भी बहुत मजेदार बात एक और है, वहां वो खंडहर आज भी है जिसमें जनरल डायर की गोलियां लगी हुई, और वहां पास ही एक कुआं है जिसमें उसकी गोलियों से बचने के लिए लोगों ने छलांग लगाई और एक दूसरे से दबने से मर गए। वो कुआं आज भी है, और वहां पर किसी व्यक्ति की एक पेंटिंग बनाई हुई है जो देखते ही बनती इतनी बड़ी है, जब उसके बिल्कुल पास जाके खड़े हो जाते हो तो चित्र आज भी सजीव हो उठता है कि ये लोग अभी अभी मरे पड़े हैं। इतना शानदार चित्र किसी ने बनाया। वहां एक अमर ज्योति वहां जलती रहती है उन शहीदों की याद में। सवाल ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को घटा, 12 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ, पंजाब शांति रही, शमशान की शांति। और 13 को जो हुआ वो बहुत भयानक था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और उसके खिलाफ एक कमीशन बैठाया गया, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने जांच की, मुकदमा चला, कोर्ट मार्शल हुआ उसका इंग्लैंड में, और जो फैसला आया, और वो फैसले में लिखा गया कि जनरल डायर ने जो किया परिस्थितियों के हिसाब से ठीक था, उसने गलत नहीं किया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि छोड़ दी। बाद में उन्होंने जुलू पदक, बोर पदक सब छोड़ दिए, और असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया। लेकिन सवाल यह है, कोर्ट मार्शल हुआ और कहा क्या गया उस फैसले में कि जनरल डायर ने जो किया वो परिस्थितियों के हिसाब से ठीक था, और उसको बरी कर दिया गया और एक उपाधि दी गई, इंग्लैंड का शेर, और उसके एक सम्मान की तलवार दी गई, द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। और एक अखबार ने उसके लिए 30,000 पाउंड भी चंदा करके उसके केस लड़ने के लिए जुटा। लेकिन यहाँ एक बात और, कांग्रेस ने भी एक समिति नियुक्त की थी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, किसकी जांच करने के लिए, जलियांवाला बाग। और उस जांच में जो सामने आया उत्तर एक ही है। जहां अंग्रेजों की रिपोर्ट में लिखा गया 379 लोग मरे, और जहां प्राइवेट रिपोर्ट कहती थी 1000 से ज्यादा लोग उसमें मर गए, और वही बात सही थी। खैर, आगे घटनाएं यहाँ इतनी हैं। आगे हुआ क्या, गांधी जी ने क्या चलाया, असहयोग आंदोलन। छोटा सा प्रश्न दे जाऊं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव देखो कितनी विडंबना। असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ वो तारीख थी 1 अगस्त 1920, जिस दिन तिलक की मौत हुई। तिलक की मृत्यु का दिन ही चुना गया असहयोग आंदोलन को शुरू करने को। लेकिन आप पढ़ोगे क्या, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ और रखा गया। देखो, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ 1920। अब देखते जाना, शुरू में अगस्त में प्रस्ताव रख दिया गया। लेकिन बात यह, उस प्रस्ताव के पारित होने से पहले गांधी जी ने तो आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने तो घोषणा कर दी। प्रस्ताव वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में जब हुआ, सितंबर में प्रस्ताव आया और दिसंबर में वो मान लिया गया। और देखो, दोनों में अलग अलग अधिवेशन हुए। जहां प्रस्ताव रखा गया वो हुआ कलकत्ता में, जहां प्रस्ताव स्वीकार हुआ वो अधिवेशन हुआ नागपुर में। तो सवाल आ जाए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कौन से अधिवेशन में हुआ, तो नागपुर है, और उसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। और जहां प्रस्ताव रखा गया उस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने, और वो हुआ था कलकत्ता में। सन दोनों का ही 1920 है। आंदोलन शुरू होने का भी सन 1920 है। आंदोलन शुरू कर दिया गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को। सितंबर में प्रस्ताव आया और दिसंबर में प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना,
सी राजगोपालाचारी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव का किया था बहिष्कार, और एनी बेसेंट ने कांग्रेस को और जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, अलग हो गए थे। क्या ये जो आंदोलन है, इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य और कोई भी नहीं हो सकता। किसने कही थी बात? ये एनी बेसेंट ने। और दोनों ही, जिन्ना और एनी बेसेंट, कांग्रेस से अलग हुए। लेकिन गांधी उस समय जादू चल रहा था गांधी का, जो भी उसने कहा वो पूरा हुआ और आंदोलन शुरू हो गया। आगे की सारी कहानी अगले टॉपिक में आने वाले में, पर बात ये भी ध्यान रखें, अब बात आ गई गांधी की तो बात याद आती है कि गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, वर्धा प्रस्ताव जिसे कहते हैं, अब उस दिन गांधी ने एक बात कही थी, अगर मेरा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो मैं देश की बालू से, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यानी कि धमकी पहले ही दे दी कि आपको मेरा प्रस्ताव तो मानना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, ये एक ऐसा कंसेप्ट था जिसपे हमने, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई ज़्यादा इसमें बात वाली बात नहीं थी। पर एक बात अब ध्यान रखना, अब कल जो मैं बात करूंगा जिस टॉपिक पे,